हेलो दोस्तों, मैं रंजन आपका अपने यूट्यूब चैनल से स्टडी पे आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग मिडिल हिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में जो है महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में देखते हैं। तो महमूद गजनवी, अच्छा, महमूद गजनवी इसको इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि गजनी साम्राज्य से संबंधित था, इसलिए इसके नाम के पीछे गजनवी लगा दिया गया। ठीक, ये गजनी साम्राज्य था तो इसीलिए इसके नाम के पीछे जो है गजनवी लगा दिया गया। अच्छा, गजनी साम्राज्य ये पड़ता है अफगानिस्तान में। गजनी साम्राज्य जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ एक वंश हुआ, एक वंश का उदय होता है जिस वंश का नाम था गजनी वंश। ठीक, गजनी वंश से शासकों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका जो पहला शासक था वो था अलतगीन। ठीक, अलतगीन का शासक था और इस अलतगीन ही इस वंश का संस्थापक भी था। तो गजनी वंश का पहला शासक अलतगीन और गजनी वंश का संस्थापक अलतगीन। इसके बाद जो आता है वो था इसहाक। ठीक, इसहाक के बाद बलतगीन आते हैं। बलतगीन के बाद पिरई आता है और पिरई के बाद सुबुक्तगीन आता है। अलतगीन, इसहाक, बलतगीन, पिरई, सुबुक्तगीन। तो हम लोग इसको इसलिए देखे हैं क्योंकि यार पेपर में क्रम लगाने को आ जाता है तो उसमें थोड़ी समस्या होती है। और ये सुबुक्तगीन था, ये इसका दास था। जब ये शासक बनता है तो इसी में एक वंश आ जाता है, उस वंश का नाम था यामनी वंश। ठीक, तो यामनी वंश के जो संस्थापक होता है वो सुबुक्तगीन होता है। इसका संस्थापक सुबुक्तगीन होता है। इसके बाद इसका बेटा बैठता है जिसका नाम इस्माइल था। इस्माइल के बाद इसका जो होता है भाई बैठता है जिसका नाम क्या था, महमूद गजनवी। ये लगभग जो है गद्दी पे 997 ईस्वी में बैठता है और उसके बाद शासन करता है। तो महमूद गजनवी के बारे में हमने देखा, ये गजनी साम्राज्य से संबंधित था। एक गजनी साम्राज्य में गजनी वंश था। गजनी वंश का जो संस्थापक वो अलतगीन था। अलतगीन के बाद इसहाक, इसहाक के बाद बलतगीन, फिर पिरई, फिर सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन बलतगीन का दास था। तो जब ये गद्दी बैठा तो एक इतिहास में एक नए वंश के नाम से फिर हम लोग जानने लगते हैं, या गजनी वंश को भी कभी कभी यामनी वंश के संबोधित कुछ लोग कर देते हैं। तो यामनी वंश का जो संस्थापक था वो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन के बाद उसका बेटा इस्माइल गद्दी बैठता और इस्माइल की मृत्यु होने के बाद इसका भाई महमूद गजनवी बैठता है जो 997 ईस्वी में बैठता है। तो महमूद गजनवी के बारे में हमने देखा। इसके बाद महमूद गजनवी के राज दरबारी कवियों के बारे में देखते हैं। राज दरबारी कवि। ठीक, तो इसके जो राज दरबारी कुछ कवि थे उनमें उतबी, फिरदौसी, अबुल फजल बैहाकी,
अबुल फजल बैहाकी। और जो एक और लेखक था उसका नाम जो था वो था अल-बर्नी। ठीक, तो अल-बर्नी। तो जो कुतुबी था इसकी जो कविता, इसकी जो किताब थी उसका नाम था किताबुल यामनी। फिरदौसी, फिर जो फिरदौसी की रचना है उसका नाम शाहनामा था। अबुल फजल बैहाकी इसकी रचना जो थी वो तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक, तो इसकी रचना तारीख ए सुबुक्तगीन। और जो दूसरी थी वो थी तारीख, एक तो ये थी, दूसरी थी तारीख ए मसूदी। जो दूसरी इसकी रचना थी तारीख ए मसूदी थी। अब हम लोग अल-बर्नी के बारे में देखते हैं। अल-बर्नी का जन्म जो है, अल-बर्नी का जन्म 973 ईस्वी के आसपास होता है। ये होता है मध्य एशिया में। मध्य एशिया में उज़्बेकिस्तान नामक देश में होता है। इसका जो जन्म होता है 973 ईस्वी में मध्य एशिया के उज़्बेकिस्तान नामक देश में होता है। और जो ये मोहम्मद गजनवी को प्राप्त होता है वो मोहम्मद गजनवी के द्वारा, ठीक, ख्वारिज़्म का आक्रमण महमूद गजनवी करता है। जो ख्वारिज़्म का आक्रमण करता है तो वहाँ पर ये महमूद गजनवी अधिकार कर लेता है। और अधिकार में उसे, ठीक, ख्वारिज़्म का आक्रमण और ख्वारिज़्म का जो आक्रमण करता है उससे अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद ये जो है अल-बर्नी को युद्ध बंदी के रूप में ये गजनवी ले जाता है। तो जो अल-बर्नी का अधिकांश जीवन था वो गजनी में व्यतीत हुआ। इसका भारत में आगमन होता है और इसकी जो पुस्तक थी वो किताबुल हिंद। इसकी जो पुस्तक थी वो किताबुल हिंद, या इसी को ही हम लोग, जो इसकी पुस्तक थी वो थी किताबुल हिंद। ठीक, किताबुल हिंद को ही हम लोग एक उपनाम से जानते हैं। इसका उपनाम था तहकीक ए हिंद। ठीक, तो अल-बर्नी के विषय में अगर हम देखें तो 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ मध्य एशिया के उज़्बेकिस्तान नामक स्थान पर। ठीक, ये महमूद गजनवी के द्वारा ख्वारिज़्म का आक्रमण किया जाता है। ठीक, जिस पर महमूद गजनवी अधिकार कर लेता है और अधिकार करने के बाद अल-बर्नी को युद्ध बंदी के रूप में गजनी ले आता है। जब गजनी ले आता है उसके बाद महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और भारत में आक्रमण करता है तो जो किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की, इसे हम लोग तहकीक ए हिंद के नाम से जानते हैं, जिसमें इसने भारतीय समाज का
जिसमें इसने भारतीय समाज का वर्णन किया है और इसने बताया है कि भारतीय समाज 4 वर्गों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण कुल सबसे उच्च वर्ग होता था। ठीक, तो इतना हम लोगों ने देखा। उसके बाद मंसूरी एक प्रसिद्ध विद्वान था। ठीक, फराबी प्रसिद्ध दार्शनिक था और इसका जो एक सेनापति था उसका नाम था सैयद सलार मसूद गाजी। ठीक, तो इस सैयद सलार मसूद गाजी कौन था? तो ये महमूद गजनवी का सेनापति था, जिसका मकबरा बहराइच में स्थित है। कहाँ है? बहराइच में। ठीक, इसी के शासनकाल में इसकी सेना में एक हिंदू सैनिक था जिसका नाम तिलक देवराय था। तो तिलक देवराय एकमात्र ऐसा हिंदू था जो इसकी सेना में भर्ती था। ठीक, अब देखते हैं महमूद गजनवी का भारत का सफ़र कैसा है। तो महमूद गजनवी भारत में खैबर नामक दर्रे से प्रवेश करता है भारत में, जो कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। तो आइए इसके कुछ प्रमुख आक्रमण को देखते हैं। इसका जो पहला आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में था। उस टाइम हिंदुशाही साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर करता है। हिंदुशाही सीमावर्ती क्षेत्र पर करता है। यहाँ पे जो शासक था उसका नाम जयपाल था। फिर जब इसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदुशाही सीमावर्ती क्षेत्र पर करता है और हिंदुशाही सीमावर्ती क्षेत्र को लूट कर वापस चला जाता है। उसके बाद जब दूसरा आक्रमण करता है तो होता है 1001 ईस्वी में, और ये फिर पूरे हिंदुशाही साम्राज्य पे करता है। ठीक, तो संपूर्ण हिंदुशाही साम्राज्य हिंदुशाही साम्राज्य पे करता है। उस टाइम भी यहाँ का शासक कौन था? जयपाल। और इस युद्ध में महमूद गजनवी जयपाल को बंदी बना लेता है, परंतु कुछ दिनों के पश्चात महमूद गजनवी जयपाल को छोड़ देता है। और जयपाल इस हार से इतना उदास हतोत्साहित होता है कि वो खुद जलती हुई चिता में खुद को जलाने का निर्णय लेता है। और इस प्रकार जयपाल आत्महत्या कर लेता है। तो महमूद गजनवी से पराजित होने वाला पहला शासक जो था वो जयपाल था। इसका तीसरा आक्रमण देखते हैं। तो 1004 ईस्वी में उच्च पर था। यहाँ का जो शासक था वो बाजरा था। ये बाजरा को पराजित करता है। से महमूद गजनवी जितने भी आक्रमण करता है सब में जो विजय होता है। ठीक, इसका जो चौथा आक्रमण था वो 1005 ईस्वी में। ठीक, 5 ईस्वी में जो था वो मुल्तान पे था। और यहाँ का जो शासन की बागडोर थी वो करमाथी संप्रदाय द्वारा संचालित थी।
इसका करमाथी संप्रदाय, जिसका नेतृत्व फतेह दाऊद करता था। तो ये फतेह दाऊद को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद जो महमूद अमीर जयपाल के नाती को मुल्तान का शासक बना देता है, और जब जयपाल के नाती को वो शासक बनाता है, ठीक, तो सुखपाल को नौसा शाह की उपाधि से संबोधित करता है। किस उपाधि से? नौसा शाह की उपाधि से। तो नौसा शाह की उपाधि किससे मिली थी? सुखपाल को। ठीक, अगला जो इसका आक्रमण होता है वो छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में होता है। ठीक, जिसका छठा आक्रमण होता है वो 1001 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध होता है। इस युद्ध को हम छाछ के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह एक निर्णायक युद्ध था, ठीक, जिसमें आनंदपाल पराजित हो जाता है। और इसका जो सातवां आक्रमण था वो हिमाचल प्रदेश के ज्वाला मंदिर पे था। ठीक, कहाँ था? ज्वाला मंदिर पे। ये ज्वाला मंदिर को लूटता है, और लूटने के बाद इसे जो है ध्वस्त कर देता है, और मंदिर ध्वस्त करने के कारण इसे मूर्ति भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के रूप में जानते हैं। ठीक, तो जो है इसके साथ आक्रमण हो गए। आठवां आक्रमण इसका फिर जो है 1010 ईस्वी में मुल्तान पर होता है। 1010 ईस्वी में मुल्तान पर होता है, जहाँ का शासक सुखपाल था। ये अपना 9वां आक्रमण जो करता है वो करता है थानेश्वर पर, और थानेश्वर पर आक्रमण करने के बाद, ठीक, थानेश्वर पर आक्रमण करता है, और वहाँ चक्र स्वामिनी नामक मंदिर को लूटता है, और लूटने के बाद, ठीक, ये वहाँ से चक्रस्वामी नामक मंदिर को नष्ट कर देता है। उसके बाद जो इसका अगला आक्रमण था, ठीक, वो था 12वां आक्रमण, जो कि उत्तर भारत के पहले आक्रमण के रूप में जानते हैं। ठीक, ये आक्रमण 1018 ईस्वी में था। ये कन्नौज पे करता है। उस समय कन्नौज में राष्ट्र कुलपति हारवंश का शासक रहता है, और इसका जो शासक था वो राज्यपाल था। तो इसका शासक कौन था? राज्यपाल था। इतिहासकार बताते हैं कि जो कन्नौज पर आक्रमण करता है, तो राज्यपाल महमूद गजनवी के डर से ही कन्नौज के क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है। इस प्रकार महमूद गजनवी को कन्नौज पर विजय प्राप्त हुई। इसके बाद इसका 14वां आक्रमण है। 14वां आक्रमण जो था कि चंदेल वंश के शासक चंदेल वंश के प्रति था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में महमूद गजनवी शायद पराजित हो जाता, पर विद्याधर मैदान छोड़कर चला जाता है, और पहला ऐसा शासक होता है जो महमूद गजनवी से पराजित
नहीं होता। ठीक, तो महमूद गजनवी जो है विद्याधर ऐसा पहला शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं होता। उसके बाद इसका 16वां आक्रमण देखते हैं। जो 16वां आक्रमण था ये 1025 ईस्वी में था। ये कहता है सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर की एक विशेषता थी कि इसमें एक शिवलिंग लगा हुआ था। जो शिवलिंग था वो मतलब चारों दीवारों के न छत से जुड़ा था न दीवार से जुड़ा था। ठीक, वो सिर्फ हवा में लटका हुआ था। तो लोग इस मंदिर को बहुत मान्यता देते थे। जब महमूद गजनवी यहाँ पहुँचता है तो वो भी देखता है, तो जो सभी देखते हैं बताते हैं तो उनके उसके अनुसार कितना भी हिम्मत हो लेकिन थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो यहाँ पास महमूद गजनवी भी डरता है, लेकिन डरते डरते वो सोमनाथ मंदिर में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद जब सोमनाथ मंदिर को लूटता है तो लूटने पर पता चलता है कि उसकी दीवारों में ये जो था वो चुंबकत्व गुण था। ठीक, चुंबकत्व गुण होने के कारण जो शिवलिंग था वो शिवलिंग उसी चुंबकत्व गुण के कारण लटका हुआ था। तो ये यहाँ से इतना धन लूटता है कि ये चाहता तो इसकी 3 पीढ़ियाँ बैठे बैठे खा सकती थी। और जिस टाइम ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता, सोमनाथ मंदिर थी कहाँ, गुजरात में। और उस टाइम गुजरात का जो शासक था वो भीम प्रथम था। तो भीम प्रथम की अपनी यही मान्यता थी कि जो है सोमनाथ मंदिर में शिव भगवान बैठे ही हैं, शिव भगवान रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर गजनी चला जाता है। और जब गजनी जाता है तो उसे रास्ते में चाटू इसके धन को लूटते हैं। और जब लूटते हैं तो महमूद गजनवी वैसे भी बुद्धिमान व्यक्ति था। ये जो है उनसे युद्ध न कर करके जो इसका धन था वो धन को पहले गजनी पहुंचाता है। और जब गजनी पहुंचा देता है तो ये भारत पर फिर से आता है और वो उस आक्रमण को 17वां आक्रमण के रूप में जानते हैं। ठीक, जो ये 17वां आक्रमण था ये 1027 ईस्वी में होता है। ठीक, 1027 ईस्वी में। और यह आक्रमण जाटों के विरुद्ध होता है। जाट जब सोमनाथ मंदिर लूट के वापस जा रहा था तब इस पर आक्रमण करते हैं और कुछ इसका धन भी लूट लेते हैं। उसी धन लूटे हुए धन का बदला लेने के लिए ये दोबारा आक्रमण करता है। और यह भारत का अंतिम आक्रमण होता है जो 1027 ईस्वी में करता है और यह जाटों के विरुद्ध करता है। इसके बाद ये गजनी वापस चला जाता है। महमूद गजनवी जो था एक पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भारतीय महमूद गजनवी ऐसा पहला शासक था मुस्लिम शासक था जिसने भारतीय ढंग से सबसे पहले सिक्के चलाए थे। ठीक, जिसने भारतीय ढंग से सबसे पहले सिक्के चलाए थे। तो महमूद गजनवी पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भारतीय ढंग से सिक्के चलाए थे। और इन सिक्कों को दिल्ली वाला के नाम से जानते हैं। तो महमूद गजनवी से हमें इतने पॉइंट देखने को मिले। महमूद गजनवी इतिहास में प्रमुख स्थान रखता है। तो महमूद गजनवी का चैप्टर हम लोगों के बीच से खत्म होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी।